हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब जानेंगे कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट एक महान जो है गणितज्ञ थे। उन्होंने गणना का अर्थ है जीरो की खोज की थी और हम उनके नाम पर हमारे सर्वप्रथम उपग्रह को हम इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। हमारे सर्वप्रथम उपग्रह का नाम भी क्या है? आर्यभट्ट है, क्योंकि उस उपग्रह की खोज भी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और महान ज्योतिषी थे। तो आज हम सब उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और चर्चा करेंगे कि उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ये पार्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व दिशायाम् उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। दृश्यते ही लोके अर्थात पूरे संसार में यही देखा जाता है। दृश्यते यानी कि देखा जाता है कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य यानी कि सूरज पूर्व दिशा से, उदेति यानी उदय होता है, उगता है, और च यानी और पश्चिम दिशा में अस्तम यानी कि अस्त, डूबता है। पूरे संसार में यही देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है यानी डूबता है। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। परम यानी परंतु, न अनेन इन सब से हम अवबोध्यमस्ति यह नहीं पता लगा सकते या यह नहीं समझ सकते यत सूर्यो की सूर्य गतिशील है। परंतु इन सब से किन से? इन बातों से कि पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, इन सब बातों से हम यह नहीं समझ सकते या यह नहीं जान सकते कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। यानी सूर्य अचलः का मतलब होता है स्थिर, यानी जो घूमता ना हो, जो एक जगह पर स्थिर हो, ठीक है, टिका हुआ हो। तो सूर्य क्या है? स्थिर है। च यानी और, पृथ्वी चला, पृथ्वी क्या है? गतिशील है, यानी पृथ्वी जो है घूमती है। कैसे घूमती है? स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। पृथ्वी अपने अक्ष यानी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर जो है पृथ्वी घूमती है और यह बात जो है सुस्थापित यानी भली भांति सिद्धांत में स्थापित है। तो सूर्य क्या है? स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह बात सिद्धांतों में भली भांति क्या है? स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथमयेन येन परिवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। यानी सर्वप्रथम इस बात को सिद्धांत में बताने वाले, यानी सर्वप्रथम इस बात को बताने वाले कौन थे? महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी आर्यभट्ट। गणितज्ञ कौन होता है? जिन्हें गणना का ज्ञान हो, गणित यानी कि मैथ्स का ज्ञान हो, और ज्योतिषी का भी ज्ञान हो। ठीक है, तो गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? आर्यभट्ट थे। यानी कि सर्वप्रथम जो सिद्धांत था कि पृथ्वी क्या है? अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी जो है गतिशील है, यह बात सर्वप्रथम किसने बताई थी? महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में क्या होता था? लोग ये समझते कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है, पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी एक जगह पर टिकी हुई है। तो इस प्रचलित प्रथा को, इस प्रचलित रिवाज को उन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। इस प्रचलित रिवाज का आर्यभट्ट ने खंडन किया था। पृथ्वी स्थिर है, इस प्रचलित रूढ़ी का, इस प्रचलित रिवाज का उन्होंने खंडन किया था, यानी कि इसका विरोध किया था। उन्होंने बताया था कि नहीं, पृथ्वी जो है क्या है?
अस्थिर है, यानी पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूमती है और सूर्य के भी चक्कर लगाती है। ये बात किसने बताई थी? सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताई थी। तेन उदाहयते, उदाहयतम का मतलब होता है उन्होंने उदाहरण दिया। यद कि गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरामनुभवति, यानी कि उन्होंने, आर्यभट्ट ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार नौका यानी कि गतिशील नौका, चलती हुई नाव में बैठे मनुष्य को ऐसा लगता है कि नौका क्या है? स्थिर है। स्थिर यानी रुकी हुई है। और अन्यान, बाकी के जो पदार्थ हैं वो गतिशील है, यानी वो चल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार नाव में बैठे हुए मनुष्य को नौका स्थिर अनुभव होती है और अन्य पदार्थ गतिशील अनुभव होते हैं। जैसे कि हम एक और उदाहरण ले सकते हैं अपने पास से, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बस के खिड़की से हमें पेड़ पौधों का नज़ारा दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं और बस जो है वो रुकी हुई है। उसी प्रकार आर्यभट्ट ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार नौका में बैठे हुए मनुष्य को ऐसा लगता है कि नौका स्थिर है, ठीक है, और बाकी के पदार्थ क्या हैं? गतिशील है, यानी कि चल रहे हैं। एवं एव, उसी प्रकार गतिशीलायां पृथ्व्याम अवस्थित मानवः पृथ्वी स्थिराम अनुभवन्ति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। एवं यानी कि उसी प्रकार गतिशीलायां पृथ्वी, गतिशील पृथ्वी पर स्थित, अवस्थित यानी कि स्थित मनुष्य जो है पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं, यानी घूमती हुई पृथ्वी पर स्थित मनुष्य जो है पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं, रुकी हुई अनुभव करते हैं, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझते हैं या गतिशील अनुभव करते हैं। उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील अनुभव करता है। दूसरा गद्यांश है हमारा 476 ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धावनिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। षट्सप्तत्यधिक चतुःशततमे वर्षे का अर्थ है 476 ईस्वी में, यानी 476 ईस्वी यानी एडी में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवानिति यानी जन्म लिया, तेनेव विरचिते ऐसा उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभटीयम यानी कि आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में उल्लिखितम लिखा गया है। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्ट ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। अयम ग्रंथो यानी इस ग्रंथ को तेन उन्होंने, आर्यभट्ट ने, त्रयोविंशति यानी कि 23 वर्ष की आयु में विरचितः रचित किया था या लिखा था। इस ग्रंथ को यानी आर्यभटीयम नामक ग्रंथ को आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में लिखा था या उसकी रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों भी यानी कि ऐतिहासिक प्राचीन स्रोतों से ज्ञायते यह पता लगाया गया है कि पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में पटना का नाम है। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना है। पटना कहाँ है? बिहार में है। तो ऐतिहासिक प्राचीन स्रोतों से यह पता लगाया गया है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की एक वेधशाला यानी कि ग्रह तथा नक्षत्रों को जानने की एक प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते,
अनेन इदम, इन सब से अनुमीयते, अनुमान लगाया जा सकता है, यत की, तस्य यानी उनकी, आर्यभट्ट की, कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, कर्म भूमि क्या थी, पाटलिपुत्र में ही थी। इन सब से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र में ही थी। गद्यांश क्रमांक 3। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते, यानी आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है। गणित ज्योतिषी हम पहले गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि गणित यानी गणितज्ञ गणना से रिलेटेड है, और ज्योतिषी यानी जो रेखा वगैरह देखते हैं हाथ की, उन सब से रिलेटेड है, संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित वर्तते, कहा गया है, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्व आधाति, जहाँ संख्याओं की गणना, संख्याओं को गिनने का महत्व दिया गया है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है, जहाँ संख्याओं की गणना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषी शास्त्रे न विश्वसति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिषी शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। जो आर्यभट्ट थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादित यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणा। इसका क्या है, गणितीय पत्या यानी कि गणित की पद्धति कृतम के लिए, गणित की पद्धति के लिए, आकलनम आधृत्य गणना के आधार पर, एव तेन प्रतिपादितः उन्होंने प्रतिपादित किया, उन्होंने बताया, उन्होंने इस बात की खोज की, यद कि ग्रहणे, ग्रहण लगने के लिए, जो ग्रहण वगैरह लगते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया है, चंद्र ग्रहण लग गया है, आसमान की ओर नहीं देखना, तो उन्होंने इस बात की खोज की कि ग्रहण लगने के लिए राहु केतु नाम को, राहु तथा केतु नाम के दो दानव कारण नहीं है, न्यास यानी कि कारण नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ये सोचते थे कि राहु और केतु दो ऐसे दानव हैं जिनके कारण ग्रहण लगते हैं, ठीक है, परंतु उन्होंने इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने गणित की पद्धति के लिए गणना के आधार पर यह बात बताई, इस बात की खोज की कि ग्रहण लगने के कारण राहु केतु नाम के दो दानव नहीं हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, उन्होंने बताया कि जो ये ग्रहण लगते हैं ना, सूर्य ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण लगते हैं, इन सब के तीन मुख्य कारण हैं। एक तो सूर्य है, एक चंद्र है और एक पृथ्वी है। ये तीनों कारण हैं जिससे कि ग्रहण लगते हैं। अब हमें आगे बताएंगे कि ग्रहण कैसे लगते हैं, ठीक है। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणम भवति, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी तथा पृथ्वी की परिक्रमा यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्र के पथ के संयोग से जो है ग्रहण लगता है। जब ये तीनों एक ही दिशा में आ जाते हैं तब क्या लगता है, ग्रहण लगता है। अब इन्होंने बताया है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है पहले, और फिर बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। हमने तो दो ही ग्रहण पढ़े हैं ना, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी तथा पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हुए चंद्र के पथ के संयोग से क्या लगता है, ग्रहण लगता है। यदा पृथ्व्याम छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया चंद्रस्य प्रकाश चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र का प्रकाश क्या है, अवरुद्धते यानी कि रुक जाता है। तदा चंद्र ग्रहण भवति, तब चंद्र ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तथैव यानी कि उसी प्रकार
जिस प्रकार चंद्र ग्रहण लगता है उसी के थोड़ा बहुत जो है संबंधित क्या है, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यो मध्य, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी में जब चंद्रमा की छाया पड़ती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में जब चंद्र की छाया पड़ती है तो हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो ये सब बातें किसने बताई थी, आर्यभट्ट ने बताई थी कि भाई चंद्र ग्रहण इस प्रकार लगता है और सूर्य ग्रहण इस प्रकार लगता है। ग्रहण लगने के 3 कारण हैं, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। ग्रहण जो है उनके कारण नहीं लगता। किन के कारण नहीं लगता, राहु और केतु नाम के 2 दानवों के द्वारा ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण किसके द्वारा लगता है, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के संयोग से लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है वो मैं पीछे बता चुकी हूँ। अब देखिए आगे उन्हें किन किन का विरोध सहना पड़ा, कैसे कैसे हुआ, वो सब पढ़ेंगे। छोटा सा पहरा है, बिल्कुल अभी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजना काठिन्यम् अनुभवन्ति, यानी समाज के नूतनानां नए विचारों को स्वीकरणे प्रायः स्वीकार करने में जो सामान्य, जो साधारण लोग होते हैं उन्हें कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। समाज के नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसी प्रकार आर्यभट्ट को भी जो है विरोध सहना पड़ा था, क्योंकि आर्यभट्ट की विचारधारा क्या थी, नई थी कि भाई तुम जो कहते हो कि राहु और केतु है, ये 2 दानव ऐसा ऐसा करते हैं उसके कारण ग्रहण लगता है, परंतु आर्यभट्ट ने क्या किया था, इस बात को गलत साबित किया था, इसका विरोध किया था। तो आर्यभट्ट के जो नए विचार थे उनको स्वीकार करने में जो सामान्य लोग थे उनको कठिनाई का अनुभव करना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्यभट्ट को भी काफ़ी विरोध सहना पड़ा था। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उपेक्षिता होता है स्वीकार करने से मना कर देना, उसकी अवहेलना करना। तो आर्यभट्ट के सिद्धांतों की भी क्या की गई थी, अवहेलना की गई थी, उनको स्वीकार करने से मना कर दिया गया था। सपंडित मन्यानाम, यानी कि खुद को भारी विद्वान मानने वालों ने उपहास पात्रम जातः, उपहास का पात्र बने, यानी जो लोग थे जो खुद को बहुत ही ज़्यादा विद्वान मानते थे उनके लिए आर्यभट्ट एक उपहास यानी कि मजाक का पात्र बने, हंसी का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी का अर्थ होता है समय को लांघने में थी। पुनरपि फिर भी, तस्य आर्यभट्ट की दृष्टि केवल समय को लांघने में थी। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाद्रः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिके यानी जो आज के समय के जो वैज्ञानिक है ना, वो आर्यभट्ट के सिद्धांतों को आदर सहित प्रकट करते हैं। अब उन्हें उनकी बातें याद आती हैं, हाँ भाई आर्यभट्ट तो सही बोल रहे थे। अब जो साइंटिस्ट है वो भी पुरानी बातों की खोज करते हैं कि भाई वो सही बोल रहे थे क्या नहीं। तो आज के जो वैज्ञानिक है वो भी आर्यभट्ट के सिद्धांतों को जो है आदर सहित प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणाद, यही कारण है, अस्मादेव कारणाद यही कारण है कि अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्, हमारे सर्वप्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे सर्वप्रथम जो उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है। उपग्रह को मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, सैटेलाइट होती है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। उसी प्रकार से एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी और उनके आदर के लिए वहाँ पे क्या नाम रख दिया गया उस उपग्रह का, आर्यभट्ट।
वस्तुतः यानी वास्तव में भारतीयाया गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपरा असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा अथ च और विज्ञान परंपरा के वह यानी कि आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थे यानी कि श्रेष्ठ पुरुष थे। वास्तव में भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के आर्यभट्ट एक श्रेष्ठ पुरुष महान पुरुष थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट सारे डाउट मैं क्लियर कर चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।